अनुशासन और सही रणनीति के तहत किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता है। किसी ने सच ही कहा है, परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जमाने में वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। मैं आशुतोष राय बीएचयू वर्ल्ड की इस खास सीरीज टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है तुषार खत्री, जिन्होंने बीएचयू बीएससी मैथ 2019 के एग्जाम को क्रैक किया है और आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तुषार, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको बीएचयू में आकर? मुझे बीएचयू में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना था कि मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करूं, और अगर आप ग्रेजुएशन कोई यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपके लिए भाग्य की बात होती है, लेकिन अगर आप बीएचयू से करते हैं तो आपके लिए सौभाग्य की बात होती है, मैं मानता हूँ। तो इस इंटरव्यू को हमने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला हम बात करेंगे इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, और कहीं आप बोर ना हो जाए पूरे इंटरव्यू में तो तीसरा सेक्शन हमने आपके लिए लाया फन फैक्ट, जिसमें हम कुछ फन करेंगे इनके साथ और आप जानेंगे टॉपर्स भी क्या फन करते हैं अपनी तैयारी के दौरान। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो तुषार, हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए, आपने 12th कब पास आउट किया? मैंने 12th 2019 में अपना कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैंने बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी की थी। अपने मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैंने बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था और वहाँ से ही अपने बीएससी एंट्रेंस की तैयारी की थी। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन्होंने बोर्ड की तैयारी करते करते ही बीएचयू एंट्रेंस को क्रैक कर लिया था। तो बोर्ड की तैयारी में आपको जैसे बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बोर्ड को भी आपको साथ में हैंडल करना पड़ा होगा, साथ में बीएचयू का भी आपका फेब मार्च में एग्जाम होगा, तो उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया, वो चीज़ें हमारे स्टूडेंट से शेयर करिए। बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो ज़्यादातर बोर्ड से कोर्स जो होता है उसका सेम ही रहता है, बस थोड़ी सी हमको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया और एमसीक्यू में जो हमको दिक्कत आ रही है उसको मैनेज करना पड़ता है। बाकी सब कोर्स और सिलेबस सेम ही रहता है, बस हमको ट्रिक्स कुछ अपनानी पड़ती है जो कि हम एंट्रेंस में जिससे हम क्वालिफाई करें। तो देखिए, आपके सवाल का शायद जवाब मिल गया, जो बार बार आप कमेंट में करते हैं कि सर मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, मैं कैसे इसको कवर करूं साथ में बीएचयू एंट्रेंस को भी। दोनों के सिलेबस सेम होते हैं, बस पेपर के परीक्षा लेने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव है, उसमें थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे तुषार आपसे कि आपने कब सोचा कि हमें बीएचयू की तैयारी करनी चाहिए? क्या आपने 11th 10th में ही सोच लिया था मुझे बीएचयू जाना है, या आपने फर्दर कभी वीडियोस देखा या किसी से सुना या किसी से मोटिवेट हुआ तब आपको लगा कि मुझे अब बीएचयू की तैयारी करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए? मेरा बीएचयू में इंटरेस्ट तो शुरुआत से ही था, और मेरी इच्छा थी कि मैं बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूं। तो मैंने इसकी तैयारी 12th से स्टार्ट कर दी थी, खुद से भी की थी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएचयू वर्ल्ड से की थी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपर्स इंटरव्यू का सबसे खास होता है, खासकर अगर आप बीएचयू के लिए देख रहे हैं, तो कि तुषार आपका कितना इंडेक्स आया था? इंडेक्स मतलब मार्क्स आया था जिसकी वजह से आप आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं, वो भी मैथ्स ग्रुप से। मेरा बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में 190 इंडेक्स था। आपका कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे? मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पीएमएस है, यानी फिजिक्स, मैथ और स्टैट्स। आपको बताता चलूँ, तुषार ने यहाँ पे स्टैटिक्स ऑनर्स लिया है, जो एक बहुत ही यहाँ का डिमांडिंग ऑनर्स है। स्टैट्स के बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको पता ही होगा। चलिए, इसी के साथ इंट्रोडक्शन राउंड हमारा खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट राउंड की तरफ। दूसरा राउंड है हमने जैसा कि आपको बताया स्ट्रेटजी एनालिसिस की राउंड। तो सबसे पहले मैं तुषार आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने बोर्ड की भी साथ में एग्जाम दिया, साथ में आपने एंट्रेंस भी दिया, पहली बार आप दे रहे हैं, तो आपको कैसा स्ट्रेटजी था, आपका क्या स्ट्रेटजी था जिससे आप पहली बार बिना किसी अनुभव के भी एग्जाम क्रैक कर ले गए? बोर्ड में तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें हमको एमसीक्यू की कोई जानकारी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसकी मेन स्ट्रेटजी ये थी कि एमसीक्यू को हम कैसे अटेम्प्ट करें और टाइम को हम कैसे मैनेज करें, जिसकी वजह से हम 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स में कंप्लीट कर पाएँ। इतना कंप्लीट कर लें ताकि हम कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। एक चीज़, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि कभी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाता था। मतलब मुझे कितना भी पढ़ लूँ मैं, मुझे ये हमेशा लगता था कि नहीं अभी थोड़ा बच गया, थोड़ा बच गया। तो क्या तुषार, आपको एग्जाम से पहले आप सेटिस्फाइड थे कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं था। मैंने भी कुछ चैप्टर्स छोड़ के रखे थे अपने एंट्रेंस के लिए, लेकिन मेरा जो चैप्टर तैयार था मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। लास्ट टाइम उसको फुल रिवीजन किया था ताकि मेरा जो प्रिपेयर है पहले से मैं उस पर ज़्यादा कमांड कर पाऊँ और एंट्रेंस को क्रैक कर पाऊँ, और जो चैप्टर मुझसे नहीं हो पा रहा था मैंने उसको छोड़ दिया था।
देखिए, जैसा कि आप हमेशा कमेंट में हमसे पूछते रहते हैं, किसी भी टॉपर्स का कभी भी पूरा सिलेबस तैयार नहीं होता है। इस चीज की उसे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बच गया टॉपिक जो उसे पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ना चाहिए। उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि तुषार नहीं घबराए और आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरा फिजिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। तुषार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कई बार होता है बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा जोर देते हैं और जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है उन्हें छोड़ देते हैं, इससे उनकी तैयारी की पूरी रिदम बिगड़ जाती है। तो क्या तुषार आपने भी ऐसा किया था कि कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस दिया या किसी टॉपिक पे आपको बहुत उससे प्यार हो गया हो तो उस टॉपिक को ही दिन रात पढ़ते हो? क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था? मेरा मैथ्स तो वैसे फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मेरा फिजिक्स पोर्शन बहुत वीक था, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था और बाकी सब पे कमांड बराबर का दिया था, जिससे कोई भी सब्जेक्ट मेरा ख़राब ना हो और सब पे इक्वल टाइम मैंने दिया था। थोड़ा सा फिजिक्स पे फोकस ज़्यादा किया था क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको किसी सब्जेक्ट से प्यार है, वो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उस पर आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको सभी पे इक्वल इंपॉर्टेंस सबको देना होगा। तो सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे बीएससी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ते हैं, फिजिक्स भी बहुत वास्ट है, केमिस्ट्री भी बहुत वास्ट है, 3 पोर्शन है उसके। तो आपने ये पूरा सिलेबस कितने दिनों में अप्रॉक्स आपको लगा कि नहीं कवर हो गया, पूरा अप्रॉक्स कवर हो गया ये सिलेबस? मेरा ये सिलेबस लगभग 3 से 4 महीनों में ख़त्म हो गया था। मैंने सारे पोर्शन को कवर कर लिया था और आखिरी के 1 महीने में मैंने सारे सिलेबस का रिवीजन किया था और टेस्ट सीरीज़ के से प्रैक्टिस की थी, जिससे मेरा एमसीक्यू और टाइम मैनेजमेंट मैंने मैनेज किया था कि कितना टाइम मुझे लग रहा है और कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं अगला इनसे पूछने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्या आपको लगता है कि सेल्फ मेड जो नोट्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल्फ मेड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में हम पूरे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को तो वापस देख नहीं सकते हैं, तो हमारे जो खुद के नोट्स होते हैं हम उसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि धीमे धीमे हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसका शॉर्ट रिवीजन आखिरी के 1 महीने में कर लें तो वो सारी चीज़ हमको समराइज हो जाती है और वो एंट्रेंस में हमको हेल्प करती है। तो इसलिए खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग बीएचयू वर्ल्ड की पूरी टीम इस पे एम्फेसाइज करती है कि आप अपना नोट्स बनाइए, वीडियो लेक्चर देखिए पर आप अपना नोट्स बनाइए या उसी से आप रिवीजन करिए। जैसे क्या होता है, जब आप एंट्रेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो कई आपके दोस्त, सलाहकार, मित्र, रिश्तेदार अलग अलग तरह की किताबें बताते हैं, जिससे आप फिजिक्स की 20 किताबें खरीद लेंगे, केमिस्ट्री की 10 किताबें खरीद लेंगे और आप समझ नहीं पाते फिर अंतिम समय में कि सर मैं पढ़ूं क्या, सर मेरा उस किताब का 1 एक्सरसाइज बचा है, उसका 20 एक्सरसाइज बचा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना इससे ज्यादा जरूरी आपका होता है कि क्या छोड़ना है आपको, कौन सी बुक, कौन सी मॉड्यूल, कौन सा लेक्चर्स आपको या किसी चीज का क्या छोड़ना है आपको, क्योंकि पूरा वास्ट है सिलेबस बीएससी का। तो तुषार, आपके लिए आप ये कैसे सेलेक्ट करते थे या आपके लिए क्या मतलब क्राइटेरिया था कि ये चीज हमें नहीं पढ़नी है, ये बुक्स जो है हमें नहीं पढ़नी है, इसका क्या क्राइटेरिया था? मैंने जो मेन फोकस दिया था वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसका वो हमारे बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं और वो हमारे सारे पॉइंट्स को कवर करती हैं। इसलिए सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सिर्फ मैंने एनसीईआरटी को प्रेफर किया था और बाकी रेफरेंस बुक जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं हम, वो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल को प्रेफर किया था। तो दोस्तों, एनसीईआरटी पे ही सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा करना है। अगर भरोसा करने लायक आपके एजुकेशन सेक्टर में कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ये बात आप गार्ड मान लीजिए, जैसा कि हम लोग वीडियो में भी बताते हैं कि एनसीईआरटी माई बाप है आपका। देखिए, आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आपका एनालिसिस नहीं हो जाता वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। तो आपको क्या लगता है तुषार की टेस्ट सीरीज एक एस्पिरेंट्स के लिए, बीएचयू एस्पिरेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें आखिरी में जानना पड़ता है कि हम कितने टाइम में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं उस टाइम में। तो एक स्ट्रेटजी हम उसके लिए फिर बना लेते हैं कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज़ हम 2-3 और देते हैं और फिर हम उसमें धीमे धीमे अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टेस्ट सीरीज़। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देना बहुत जरूरी है। और बीएचयू वर्ल्ड आपको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कोर्सेज के लिए बहुत जल्द ही लाएगी टेस्ट सीरीज भी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो किस तरह का होगा। तो तुषार, थोड़ा इसे एलोबरेट करके आप बताइए कि एक टॉपर्स क्या सोचता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप क्या सोचते हैं कि डेली का टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वीकली का टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, या मंथली क्या होना चाहिए, या किस तरह से आप टाइम को मैनेज करते हैं?
मैं हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देता था और मैं दिन में 2 घंटे पर सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सबको देता था। और कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत आखिरी में दिक्कत आती है एंट्रेंस में। जैसा कि तुषार ने बात की कंसिस्टेंसी की, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप शुरुआत करेंगे तो बहुत उत्साह होता है एंट्रेंस की, कोई भी चीज़ आप उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बहुत सारी हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो है किस तरह से मेंटेन की जाए तुषार, या आपने किस तरह से इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, यह हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा करिए। मैं दिन भर में लगभग हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देता था, और जब भी मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो मैं आउटडोर गेम्स जैसे मेरा जो फेवरेट है बैडमिंटन, मैं वो खेलने चला जाता, जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हो जाता था। और अगर आप हर दिन 2 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। भले ही आप 1 घंटा दे पा रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट को, लेकिन आप दीजिए, पर डे उसको दीजिए। और दोस्तों, जैसा इन्होंने बोला कि आप पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप बीच बीच में फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, बुक्स का लोड होते हैं, आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनको बार बार, तो आप थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लीजिए, कोई भी एक आउटडोर गेम थोड़ा बहुत वीकली या 2-3 दिन पे जाके खेल लिया करिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहा करेगा। एक खास सीरीज हम लोग चलाते हैं तुषार, मोटिवेशनल सीरीज। आपको क्या लगता है बच्चों में उसका कितना इम्पैक्ट है, और आपके इस जर्नी में कितना इम्पैक्ट उसका पड़ा? हम BHU के एंट्रेंस करते समय बहुत बार डीमोटिवेट होते हैं और हमको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से स्ट्रेटजी सीरीज़ और हमारे जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे हम फिर से रीजनरेट हो पाएँ और अपने एंट्रेंस की तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें मैं खुद बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी टॉपर्स की एंट्रेंस का सक्सेस डिपेंड करता है। फिर भी आप लोगों ने बहुत बार ये पूछा है, तो मुझे तुषार से पूछना पड़ रहा है। तुषार, आप कितने घंटे पढ़ते थे, या आपको क्या लगता है कि किसी टॉपर को या किसी को BHU में आने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली? आप एक अपना दिन में टाइम टेबल सेट कर लीजिए और उस टाइम टेबल को आप अपने फॉलो करिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने दिन भर का स्टडी प्लान करिए, और रेगुलर बेसिस पे आप उस स्टडी प्लान को फॉलो करके ही एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता था, तुषार बोर्ड एग्जाम भी साथ में दिए थे और BHU एंट्रेंस का BSc मैथ का भी एग्जाम दिए थे। तो BSc में मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो तुषार क्या MCQs के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी थी आपकी? स्ट्रेटजी तो वैसे कोई खास नहीं थी, बस टाइम मैनेजमेंट और MCQ को कायदे से पढ़ के, जो पहले हमको क्वेश्चन सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 150 क्वेश्चन है तो हमको 150 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले हमको क्वेश्चन सिलेक्शन करना चाहिए कि जितना क्वेश्चन हमको पहले आता है पहले वो हम कवर कर लें, फिर बाद में जब जो क्वेश्चन बच जाएँ उनको हम एक बार देखें। तो क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है BHU एंट्रेंस के लिए। जैसा कि तुषार ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके और पढ़ा था, तो तुषार एक बात हमें बताइए, जो बच्चे घर पे रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं या ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ते हैं कहीं से, तो उनके लिए एक शेड्यूल मेंटेन करना कैसे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि शेड्यूल मेंटेन करना, वो कैसे आप करते थे, वो हमारे बच्चों को बताइए। मैं दिन भर में लगभग वीडियो लेक्चर को 3-4 वीडियो लेक्चर्स को देख लेता था, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। क्लास जैसा एक्सपीरियंस मुझको लगता था, और टीचर कोई भी अगर डाउट होता था तो मैं उनको कॉल करके पूछता था और वो मेरे डाउट को क्लियर करते थे। तो आपको क्या लगता है कि कोई शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, दोपहर में पढ़े, रात में, जैसे ऐसा कोई एक माइंड मेकअप होना चाहिए क्या बच्चों के मन में? मैं तो जैसे रात लेट नाइट तक पढ़ता था, तो मेरा लेट नाइट तक पढ़ने की आदत थी, तो मैं मॉर्निंग में सुबह नहीं उठ पाता था, लेकिन मैं लेट नाइट तक पढ़ता था। तो तुषार का मानना ये है कि आप कभी भी पढ़े, बस पढ़ना चाहिए आपको। वो आपको जो डेली आवर्स बताया उन्होंने, जो आपको बताया पर सब्जेक्ट 2 आवर आपको मिनिमम देना चाहिए, वो चीज़ आप कभी भी दीजिए अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने तैयारी अच्छी कर ली, स्ट्रेटेजी आपने अच्छी बना ली, सब कुछ अच्छी कर ली, पर आप एग्ज़ाम तक बेचैनी अंदर छा जाती है। उस बेचैनी के लिए आप कूल कैसे रहेंगे, काम कैसे रहेंगे? दिन भर में हम अपनी हॉबीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वीडियो लेक्चर्स देखे, फिर इधर आउटडोर गेम्स खेलने जा सकते हैं, और भी बहुत सारी हमारी जो हॉबी है, म्यूज़िक को सुन सकते हैं, और भी डिफरेंट जो हॉबी है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो रहता है रिलैक्स होता है, और फिर से हम अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं।
थोड़ा सा सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी पे आते हैं। तो तुषार, आपने जैसे आपके बीएससी मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस आते हैं 50-50, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेपरेट मुझे हमारे बच्चों को आप बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिजिक्स के लिए अलग से, केमिस्ट्री के लिए अलग से, क्योंकि साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों का अलग वैरायटी है, अलग एरिया है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बच्चे अपनाएं, ये आप बताइए उन्हें। केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी प्रेफर करता था। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चंस गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करता था और न्यूमेरिकल के लिए मैं साइड बुक रेफरेंस के लिए प्रदीप को प्रेफर करता था, जिससे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था और जिससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की और टाइम मैनेजमेंट की। और मैथ्स मैं सॉल्व करता था, एनसीईआरटी पे मेरा मेन फोकस था और साइड बुक के लिए मैंने आरएस अग्रवाल को प्रेफर किया था। और साथ ही साथ आप लास्ट 10 ईयर्स के बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम पेपर को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो बीएचयू का एंट्रेंस होता है वो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में रिपीट करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमको इस एंट्रेंस में रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। तो तुषार ने बता भी दिया सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट्स में क्या बुक प्रीफर करेंगे। जैसा कि उनका कहना है कि एनसीईआरटी को आप फोकस करिए, उसको सेंटर में रख के पढ़िए आप। बाकी आप न्यूमेरिकल्स के लिए कोई बुक ले सकते हैं, कोई भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। उन्होंने प्रदीप का नाम लिया। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि एग्जाम डे के दिन 3 घंटे का आपका जो पेपर होता है, तो उसमें आप किस तरह से उसका कोई आपने स्ट्रेटेजी बताया था कि आप पहले क्या करेंगे, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करेंगे, या क्या आपकी एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी थी, ये आप बच्चों के साथ साझा करिए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं पहले अटेम्प्ट मैथ्स को करूँगा, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैंने उसमें बहुत मेहनत भी की थी, मेरा उस पर अच्छा कमांड था। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करूँगा और लास्ट में फिजिक्स को अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है और हम जितने क्वेश्चन गलत करेंगे उतना मार्क्स हमारा डिक्रीज होगा। तो हमें ज़्यादातर प्रयास ये करना चाहिए कि हम सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस को और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करें और जो हमको अच्छे से आ रहा है पहले उसको करें, बाद में जो टाइम बच जाए उसमें हम जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको एक बार देख सकते हैं। तो तुषार ने अपने एग्जाम क्रैक करने की सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया। अगले सेक्शन की तरफ मूव करने से पहले मैं तुषार से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने क्या बीएचयू के अलावा कोई और भी एग्जाम्स दिए थे? हाँ, मैंने बीएचयू के अलावा जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था और जामिया न्यू दिल्ली का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी जामिया में 3rd रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 3rd थी और जेईई मेंस में मैंने कट ऑफ क्लियर किया था 90 परसेंटाइल से। तो तुषार से बीएचयू एंट्रेंस ही नहीं क्वालिफाई किए, जामिया में भी रैंक होल्डर रहे हैं। उन्होंने ऐसे 2 एग्जाम्स और भी दिए थे। चलिए अब पढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा फन फैक्ट। फन फैक्ट में हम थोड़ी फन बातें करेंगे आज तुषार से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आप मूवी देखते थे? मूवी मैं देखता हूँ। कुछ माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं मूवी महीने में 2-3 मूवी देखता था और मैं हिंदी मूवी को ज़्यादा प्रेफर करता था। कोई ऐसी मूवी, आजकल वेब सीरीज का ज़माना है, या कोई ऐसी वेब सीरीज जो आपको बहुत पसंद हो? वेब सीरीज़ तो नहीं देखा है मैंने, पर मैंने मूवी देखा है। उरी मूवी देखा था मैंने, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। तुषार, आपकी पढ़ाई के अलावा क्या हॉबीज है? जैसे आजकल बच्चों में एक ट्रेंड है पबजी गेम खेलने का, या ऐसा कुछ आप करते हैं जो बच्चे आजकल बहुत हॉबीज जो रखते हैं? मैं आउटडोर गेम के साथ कुछ इंडोर गेम्स भी खेलता था, जैसे कैरम हो गया, और मोबाइल गेम्स भी खेलता था। पबजी नहीं, लेकिन मिनी मिलिशिया गेम खेलता था। मिनी मिलिशिया खेलते थे तुषार, जैसा कि आपने सुना। अब ये जो सेगमेंट हमारे लिए बीएचयू वर्ल्ड के लिए खासकर है, ये मैं कुछ एक लाइन बोलूँगा और ये एक मेंटर के नाम बोलेंगे कि वो कौन सा मेंटर उस क्वालिटीज़ के साथ सिमिलर है। तो आपने जैसा कि सभी मेंटर से पढ़ा है लगभग, तो सबसे फनी मेंटर आपको कौन लगा? फनी मेंटर सबसे शशांक सर हमको लगे। सबसे केयरिंग मेंटर कौन लगा? वैभव सर। सबसे स्वीट मेंटर कौन लगा? वैभव सर। सबसे स्ट्रिक्ट मेंटर कौन लगा? सूरज सर। और सबसे स्मार्ट मेंटर कौन लगे? आशुतोष सर। और सबसे स्टाइलिश मेंटर कौन लगे? आशुतोष सर। अगला क्वेश्चन है तुषार, क्या आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो ट्रेंड में आजकल यूज करते थे? नहीं, मैं फेसबुक, इंस्टा तो नहीं यूज़ करता था, पर मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था। व्हाट्सएप आप यूज़ करते थे, लेक्चर्स के लिए यूज़ करते होंगे। जैसा कि आपने देखा तुषार की एक स्ट्रेटेजी को साथ जाना, किस वजह से वो तैयारी कैसे किए उन्होंने और इस सफ़र को कैसे पार किया, और बीएचयू बीएससी मैथ्स में आज पीएमएस ग्रुप में आज यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये था टॉपर्स टॉक का पहला एपिसोड तुषार खत्री के साथ, जो कि बीएससी मैथ्स में यहीं पीएमएस ग्रुप में पढ़ रहे हैं।
ऐसे ही अगर आप बहुत अलग अलग कोर्सेज के टॉपर्स के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि किस कोर्स के टॉपर्स के साथ आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं। और आप जरूर ये कमेंट करें कि आपको इस इंटरव्यू के दौरान सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा, कौन सी स्ट्रेटेजी तुषार की आपको बेस्ट लगी, कौन सा आंसर तुषार का बेस्ट लगा, कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे लगे, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया जो आपके मन में आ रहा है तो वो भी जरूर कमेंट करें। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपर्स के साथ, एक नए अंदाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।